Good morning, students. This is Manisha. Today I am going to start our first geography chapter, Human Geography, मानव भूगोल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो सबसे पहले परिभाषा दी गई है रेड जेल के अनुसार। इसमें मानव भूगोल का प्रकृति के साथ संबंध दिखाया गया है। मानव भूगोल क्या है? इसमें मानव धरातल के साथ संबंध स्थापित करके अन्य क्रियाएं करता है। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी के मुख्य रूप से दो घटक बताए गए हैं। प्राकृतिक में हम क्या देखते हैं, जो कि हमारा भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। उसमें हमारे धरातल, उसमें हमारी सोयल है, सन है, क्लाइमेट है, रिलीफ है, ये सब हमारा धरातल के अंदर आ जाएगा, भौतिक पर्यावरण के अंदर आ जाता है। दूसरा क्या है? जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। और दूसरा हम क्या देखते हैं? जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित होते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी। आज से पहले भी हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? फ्लोरा और फ्यूना के बारे में ही पढ़ते हैं कि क्या क्या पेड़ पौधे होते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम मेनली ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जियोलॉजिस्ट ने ह्यूमन भूगोल को एक विषय के रूप में बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम भौतिक भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल में हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि सन के बारे में पढ़ेंगे, धरती के बारे में पढ़ेंगे, सोयल मिट्टी के प्रकार, कृषि, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करेंगे बेटा? जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उसका अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे क्या बताया गया है? भौतिक और प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध एवं मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो हम मानव भूगोल में मानव से संबंधित सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैप्टर का हम इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में हम क्या देखेंगे? इंडेक्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे मानव से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं इस चैप्टर का जो हमारा, इस बुक का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हम देखते हैं विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि। तो हम मानव भूगोल के अंदर इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ का मृत्यु दर कम होता है और कहाँ का जन्म दर जो है वो ज्यादा है, कौन कौन सी ह्यूमन जो है क्रियाएं करते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, मानव बस्तियां। तो एक तरह से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है कि हम मानव भूगोल के अंदर किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो मानव से संबंधित विषयों का हम अध्ययन करते हैं और उसमें मानव जो है वो प्रकृति के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि मानव अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उनके साथ प्रकृति उनके साथ ना हो। तो यहाँ पे मानव का संबंध दिखाया गया है प्रकृति के साथ। तो आगे देखते हैं हम धीरे धीरे कि विचार जो है, यहाँ पे ये जो विचारधारा है दो भागों में बढ़ जाती है। एक विचार क्या है बेटा? यहाँ पे एक विचार है यहाँ पे सिद्धांतिकार, जिसको हम नोमोथेमिक कहते हैं। दूसरा क्या है? विवरणात्मक, जिसको हम इंडियोग्राफिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? विचारों में एक तरह से जो दो भागों में यहाँ पे विचार बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं हम सिद्धांतिकार के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही हम पढ़ते हैं। विवरणात्मक में क्या करते हैं? हम पूरे वर्ल्ड को की ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं और वहां पे हम अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्टडी होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो यहाँ पे जो भूगोल के अंदर जो भूगोल में दैत्ववाद का मतलब ड्यूअलिज्म होता है, दो भागों में विचारधारा का बढ़ जाना। तो यहाँ पे जो भूगोल की जो विचारधारा थी दो भागों में बढ़ जाती है। पहला क्या है? सिद्धांतिकार। इसमें भूगोल के जो सिद्धांत दिए गए हैं और ये किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि इंडिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कैसी यहाँ पे लैंड एरिया है, कैसा यहाँ पे एग्रीकल्चर है, कैसा क्लाइमेट है। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में हम जो है सिद्धांत बनाते हैं। फिर दूसरा क्या इसके अंदर? विवरणात्मक है।
इसमें इंडियोग्राफिक में हम क्या देखते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे। मान लेते हैं पूरे वर्ल्ड में हम बारिश के बारे में देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि किस किस पार्ट में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कितनी कृषि कहाँ पे की जाएगी, कहाँ पे मृत्यु दर ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ का लिटरेसी रेट क्या है। तो यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जबकि इसमें हम सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे ये दो जो हमारी भूगोल है दो भागों में बढ़ जाती है। ये क्या है, हमारे सिद्धांतिकार और विवरणात्मक। आगे हम इसमें देखते हैं कि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व नहीं है। प्रकृति को हम और मानव मतलब इनको हम अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। इन्हें यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम क्या देखते हैं, प्रकृति और मानव को हम अलग अलग नहीं करते हैं। प्रकृति का यहाँ पे एक रूपक, एक तरह से मानवीकरण किया गया है। हम क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं पृथ्वी का एक रूप दिखाया गया है, पृथ्वी का एक फेस दिखाया गया है, तूफान की आंख दिखाई गई है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। नदी का कोई मुख नहीं होता है, परंतु मानवीयकरण के कारण हमने ये बातों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हिमनद के नासिका और जलडमरू की ग्रीवा। तो यहाँ पे क्या देखा है कि प्रकृति और मानव में घनिष्ठ संबंध है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण दिखाया गया है कि पृथ्वी का एक मुख होता है, हिमनद नदी जो होती है उनकी नासिका का मतलब उनकी एक नाक होती है, नदी का मुख है, तूफान की आंख है। तो ये चीजें दिखाई गई हैं। इससे हमें दिखाई दे रहा है कि प्रकृति का और मानव का एक संबंध है। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि सभी देशों के अंदर जितनी भी सड़कें होती हैं, रेलवेज होती हैं, ये इन सभी का संबंध दिखाया गया है। जैसे मानव शरीर के अंदर जो हमारी धमनियां, ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं, उन्हीं का जो है एक रूपक दिखाया गया है कि जो जैसे कि किसी देश के अंदर जो सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, वो भी मानव के शरीर की धमनियों की तरह ही काम करती हैं। तो एक तरह से काफी गहरा संबंध है मानव और प्रकृति के बीच में। तो यहाँ पे जो हमने रेडजेल जो कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी परिभाषा दिखाई है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित करता है। तो मानव भूगोल में केवल हम मानव के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, उसके मानव के धरातल के साथ क्या संबंध है उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर मानव भूगोल की प्रकृति, कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण में बेटा हमने क्या देखा कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, भौतिक पर्यावरण में आएंगे हमारे, जैसे कि सन, सोयल और क्लाइमेट, रिलीफ, ये सब हमारे भौतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण और मानव के द्वारा की गई सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच में संबंध दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं कि हम भौतिक पर्यावरण में देखते हैं कि भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति विधि, प्राणी जात और वनस्पति जात के बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं भौतिक पर्यावरण के अंदर कि किसी देश का फ्लोरा फ्यूना क्या है, वहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है, ये सब हम भौतिक पर्यावरण के अंदर देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के मंच पर अपने कार्य क्रियाकलापों के द्वारा की है। हम देखते हैं फिर क्या किया, मानव ने भौतिक पर्यावरण का प्रयोग करके क्या बनाए, घर बनाए, गांव बनाए, सड़क बनाई, नगर बनाए, रेलवे का जाल बनाया, उद्योग बनाए, खेत बनाए, पतन बनाए, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि भौतिक पर्यावरण का प्रयोग करके मानव ने घर बनाए, सड़कें बनाई, रेल बनाए, खेत बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मानव जो है प्रकृति पे निर्भर करता है। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब हम क्या कहेंगे, मानव पर प्रकृतिकरण की क्या
छाप है। तो हम देखते हैं, हमने अभी भी देखा है कि मानव कुछ भी नहीं कर सकता है बिना प्रकृति के साधनों का उपयोग किए बिना। तो एक तरह से मानव जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें देखते हैं मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के साथ क्रियाएं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न कर और क्या निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। क्या कहा गया है कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है बेटा? तकनीकी। ठीक है, कि मानव ने जो चीजें बनाई हैं वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि किन साधनों की सहायता से उनको बनाया गया है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। तो मानव ने क्या किया? पहले प्रकृति को समझा है, बाद में ही विकास किया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं घर्षण और ऊष्मा, ठीक है, फ्रिक्शन और एनर्जी के बारे में पता लगाया मानव ने, और फिर ही अग्नि की खोज की। इसी तरह से जो है डीएनए की और आनुवंशिक के रहस्यों का पता लगाया। अनेक बीमारियों पर उन्होंने विजय हासिल की है। तो हम क्या देखते हैं कि मानव ने जो सीखा है वो प्रकृति के द्वारा ही सीखा है। प्रकृति के नियमों का पता लगाया कि घर्षण करने से अग्नि का विकास होगा, ठीक है, और दूसरी भी कई बातें इन्होंने प्रकृति से सीखी है। पक्षियों को उड़ता हुआ देखा तो मानव ने एरोप्लेन बनाए हैं। तो बहुत चीजें बताई गई है इसके अंदर। हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशें कम करती है। प्रौद्योगिकी मतलब जो तकनीकी होती है, तकनीकी ज्ञान जो होता है, मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। वो कैसे? हम देखते हैं कि कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफी गर्म जलवायु पाई जाती है, कई बहुत ही ठंडी जलवायु पाई जाती है कहीं पे। तो यहाँ पे प्रकृति का बंदिशें कम कैसे होंगी? कि मानव ने क्या किया है कि तकनीकी का विकास किया है। तो जो काफी गर्म इलाके होते हैं वहां पे एसी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रकृति का प्रकोप कम हो जाता है। और जो काफी ठंडे इलाके होते हैं वहां पे गर्म हीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकृति की बंदिशें कम होती जा रही हैं। प्रकृति पर्यावरण से क्रियाओं की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। अगर हम बात करते हैं बहुत पुराने समय के, जो हमारा आदिम युग था उसके बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जो व्यक्ति था वो प्रकृति के अनुसार ही काम करता था। उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल रखा था। और वो प्रकृति की पूजा करते थे। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद जो होता है उसमें व्यक्ति जो है प्रकृति के अनुसार ढला हुआ था, प्रकृति के अनुसार ही वह काम करता था, प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति की प्रचन्नता से वो भयभीत था। कब? पर्यावरणीय निश्चयवाद। यहाँ पे प्रकृति को जो है मानव का प्रतिकरण किया गया है। इसमें क्या है? मानव का प्रकृतिकरण करते हैं। इस पे हम क्या देखते हैं कि मानव के ऊपर प्रकृति का काफी प्रभाव होता है, और इसी से एक विचार निकल के आता है पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद में क्या देखते हैं कि व्यक्ति जो है पर्यावरण के ऊपर निर्भर था, उसकी पूजा करता था, उसी के अनुसार उसने अपने आप को ढाल रखा था। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे कहानी भी दिखा रखी है मानव का प्राकृतिकरण। इसमें हम देखते हैं बेदा मध्य भारत के लोग जो है अर्जुमार के क्षेत्र के जंगलों में रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि वे जो लोग हैं वो प्रकृति के साधनों पर निर्भर होते हैं। बाद में लास्ट में आप देखोगे कि कुछ बाहरी लोगों का उन्हें पत्तों में कुछ खड़खड़ाहट दिखाई देती है, उनको लगता है कि बाहर से लोग आए हैं और वो लोग अपना छुप जाते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी को पढ़ोगे, बहुत ही इजी सी कहानी है, अच्छे से आप पढ़ पाओगे। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मानव किस प्रकार से प्रकृति पे निर्भर था। यहाँ पे समय के साथ साथ फिर क्या हुआ? बदलाव आता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि प्रकृति का मानवीयकरण। तो देखो यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण था। अब सेकंड क्या देखते हैं हम? प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति की जगह पे हम क्या करेंगे? प्रकृति पर मानवीयकरण। फिर धीरे धीरे जो आदमी है, जो ह्यूमंस होते हैं, उन्होंने क्या किया? उनका बौद्धिक विकास होता है और उन्होंने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। अब ये कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो इसको हम क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं। तो इस विचारधारा से संभववाद का उदय होता है।
तो यहाँ पे हमने पहले क्या देखा कि व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर था, पूजा करता था, उसके अनुसार उसने अपने आप को ढाल रखा था। अब व्यक्ति ने अपने आप, उसका बौद्धिक विकास होता है, तकनीकी का उसने विकास कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति जो है प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग बदल रहा है, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक हमने देखा था अभी कुछ हद तक में हम क्या कहेंगे, जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहां पे एसी का प्रयोग किया तो प्रकृति की प्रचंडता को कम कर दिया है, कहीं गर्म हीटर का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ हद तक प्रकृति के ऊपर मानवीकरण किया गया है, मानव का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी को क्या कहा गया है, संभववाद कहा गया है। अब हम देखते हैं पहले क्या था कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती थी। अब व्यक्ति ने क्या किया, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हर तरह की खेती, वहाँ पहाड़ों में भी खेती की जा रही है, और कोई अनफर्टाइल लैंड होती है वहां पे भी तकनीकी का विकास करके खेती की जा रही है। तो हमने क्या देखा, कुछ हद तक व्यक्ति ने या मानव ने प्रकृति को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, परंतु ज्यादातर नहीं। अब ज्यादातर का मतलब क्या होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो कुछ, जैसे कि हम क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सर्दी के मौसम में हम उसके ऑप्शन तो ढूंढा हुआ है हमने कि सर्दी को कम कैसे किया जाएगा, पर हम सर्दी के मौसम को खत्म नहीं कर सकते हैं, बारिश अपने आप से नहीं लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रकृति को कुछ हद तक प्रभावित किया है, पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया गया है। संभववाद इसी के बारे में कहा गया है, और ये भी इसके बारे में कहानी दिखा रखी है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद को हम देखते हैं, जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर दिस। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक मार्ग निकला है यहाँ पे, नव निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, इससे एक विचारधारा आई है, उसको हम क्या कहेंगे, नव निश्चयवाद। उनको और जाओ। इसमें क्या होता है बेटा कि लगातार डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा वो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए नुकसानदायक भी होता है। आप एक गाड़ी चला रहे हो 120 की स्पीड से, अगर आपने कहीं पे अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं की तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर हम डेवलपमेंट करते जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति भी प्रभावित हो रही है, और उसका हमें सामना करना पड़ता है। सामना कैसे, कई बार हम क्या देखते, सुनामी आ जाती है, भूकंप आते हैं, और दूसरी भी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको हम कहते हैं रुको और जाओ। मतलब डेवलपमेंट को हमें कहीं ना कहीं जाके रोकना चाहिए, जिससे प्रकृति अपने आप को हील अप कर पाए, अपने आप को ठीक कर पाए। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, इसमें हमने क्या देखा कि नदियों का पानी साफ हो गया था, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो गया था, और भी बहुत चीजें हमने देखने को मिली। इससे क्योंकि यहाँ पे कुछ समय के लिए जो हमारा डेवलपमेंट था वो रुक गया था। तो इससे क्या हुआ कि प्रकृति को एक मौका मिल जाता है अपने आप को हील अप करने का, अपने आप को ठीक करने का। अगर इसमें यही बताया गया कि अगर लगातार ऐसे डेवलपमेंट होता जाएगा तो प्रकृति उससे प्रभावित होगी, और प्रकृति का हमें प्रकोप झेलना पड़ेगा। वो प्रकोप क्या होगा, वो हमारा भूकंप के रूप में भी हो सकता है, सुनामी के रूप में भी हो सकता है, या हमारी ओजोन लेयर जो है वो काफी उससे भी प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण ज्यादा बढ़ रहा है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वो कमजोर पड़ेगी। तो जो यूवी किरणें जो यहाँ पे आती हैं उसके कारण हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आदमी को जो डेवलपमेंट करना चाहिए उसमें भी एक मौका देना चाहिए, जिससे प्रकृति अपने आप को हील अप कर पाए। तो ये कुछ हमारा चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ा है कि ह्यूमन भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका क्या संबंध है, इसमें हम किस किस चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई डाउट होगा तो हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।